दोस्तों नमस्कार। मैं प्रफुल्ल कोलख्या आपका पब्लिक इंडिया पर द पब्लिक इंडिया पर आपका हार्दिक स्वागत है। आपसे अनुरोध है कि कृपया इस कार्यक्रम को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों के बीच इसे साझा करें, ताकि हमारी जो चिंता है, हमारे जो विचार के बिंदु हैं, हमारे जो कंसर्न्स हैं, ये लोगों के बीच में चर्चा के विषय बने। हम चाहते हैं कि नागरिक समाज इस पर गहराई से सोचे। जाहिर है कि आप अपना समय दे रहे हैं तो इसका लाभ हमें मिलना चाहिए और आप अपनी टिप्पणी जरूर करें, जिससे हमको आगे के कार्यक्रम को ठीक करने में मदद मिलती है, सहायता मिलती है कि आपके मन में क्या चल रहा है। अभी देखिए दोस्तों, अभी तो तुरंत पहलगाम की घटना के बाद जो देश की आर्थिक स्थिति काफी उथल पुथल मची रही और राजनीतिक गतिविधियां एक दूसरी तरह से काफी तेज हो गई। हमारे प्रधानमंत्री विदेश में थे, वे आए पहलगाम की घटना के बाद, लेकिन वे पहलगाम न जाकर, कश्मीर न जाकर के उनका सारा फोकस बिहार के पर था, बिहार के चुनाव पर था। यह चुनाव कितना महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, देश के लिए भी और हमारे भविष्य के लिए भी। यह सोचने की बात है कि प्रधानमंत्री ने सीधे बिहार का रुख किया था और वे बिहार के मधुबनी में गए थे और जाकर के वहां से उन्होंने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की और अपने ढंग से अपनी बात कही। अब जानते हैं उनके अपने बात रखने का जो उनका तरीका होता है, उस तरीके पर अब क्या कहना। कुछ लोग उनके भारी प्रशंसक हैं इन्हीं तरीकों को लेकर के, कुछ लोग आलोचना भी करते हैं कि लोकतंत्र में यह तरीका उसके उपयुक्त नहीं है। जो भी हो, बिहार में चुनाव है और पूरे मुल्क में तनाव है। अभी सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद जो उत्तर प्रदेश में जो उनके मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने घर घर शादी ब्याह के मौके पर सिंदूर भेजने की जो बात कही है और उसके तमाम असर उसके होंगे, ऐसा कम से कम भारतीय जनता पार्टी तो ऐसा ही सोचती है कि ये सिंदूर का मामला उनके लिए राजनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। जाहिर है कि वे जैसा सोचते हैं उसी के हिसाब से उनकी राजनीतिक गतिविधि तय होगी। तो बिहार का चुनाव इस दृष्टिकोण से देखें तो काफी महत्वपूर्ण है। अब देखिए कि बिहार में जो 243 सीट है, 243 जो सीट है, और इस समय की विधानसभा में जो अभी जो सीटों का कंपोजिशन है, वो लगभग महागठबंधन के पास 106 है और एनडीए के पास 137 के आसपास। अब जाहिर है कि बहुत मार्जिन से सरकार नहीं बनी है और न चली है। पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ था, इसके पहले उस विधानसभा चुनाव में, यानी कि 2019 के विधानसभा चुनाव, 2020 के विधानसभा चुनाव में जब पर नतीजे आए थे, वे नतीजे इतने उत्साहवर्धक नहीं थे। हालांकि नीतीश कुमार जी की सरकार बन गई, एनडीए की सरकार बन गई, लेकिन वो सरकार कैसे बनी, उसके पीछे क्या क्या खेला हुआ, उसकी बहुत सारी लोक कथाएं और लोगों के बीच में प्रचलित थी। खैर जाने दीजिए उन लोक कथाओं का क्या करना। जो ठोस बात यह है कि नीतीश कुमार जी की सरकार चल रही है और वे लगभग 25 साल से अनवरत बिहार के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने, उनके समर्थक और विपक्ष बदलता रहा, नीतीश जी की मुख्यमंत्री की कुर्सी जस की तस बनी रही। वे काफी अनुभव सिद्ध राजनीतिक है। पिछले दिनों तो यह भी चला था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, वे कुछ ऐसी हरकत कर जाते हैं। उनकी हरकतों से लगता है कि भारतीय जनता पार्टी या उनके समर्थक लोग थोड़ा असहज हो जाते थे और यह कहा जाता था कि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रह रही है इन दिनों। बावजूद इसके उनकी राजनीतिक चाल में कोई कमी नहीं है। राजनीतिक जो चाल वो चल रहे हैं वो काफी सजीव स्थिति में है। तो इस बार जो नारा है इनका कि 2010 के रिकॉर्ड को तोड़ना चाहते हैं। 2010 में क्या हुआ था? 2010 में इनको 206 सीटें शायद एनडीए को मिली थी, या 206 सीटें मिली थी विधानसभा में। तो वो उस ढंग का मतलब काफी आगे बढ़ना चाहते हैं और रिकॉर्ड
और मंसूबे बांधने से क्या होगा। मंसूबा तो भारतीय जनता पार्टी, उसमें एनडीए उतना प्रभावशाली नहीं था। मंसूबा तो भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा के चुनाव में 400 पार का बांधा था मंसूबा, लेकिन नतीजा क्या हुआ, 240 पर आकर के अटक गए। और अगर बिना समर्थन के सरकार तो चल नहीं सकती थी, तो उन्होंने अन्य राजनीतिक दलों का समर्थन लिया, चाहे वह जेडीयू हो और चंद्रबाबू नायडू। तो इन दोनों के सहारे सरकार किसी तरह से अपने आप को बना पाए, सरकार में प्रधानमंत्री बन पाए आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, और अभी भी हैं तो तीसरी बार का टर्म लिया और नेहरू जी के रिकॉर्ड के बराबर पहुंच गए, ऐसा काफी कहा गया। अब तकनीकी रूप से जो उन्होंने कहा उनको हक है कि इस पर तो अपना इस तरह की बातें करें, लेकिन कल नेहरू जी का जन्मदिन था। इतने दिनों के बाद भी नेहरू जी की याद जिस ढंग से लोगों को आ रही है, इंदिरा गांधी का अभाव जिस ढंग से लोगों को खटक रहा है, यह अपने आप में महत्वपूर्ण है। फिलहाल बात करते हैं बिहार के चुनाव। देखिए, बिहार के चुनाव में जो पिछले दिनों नीतीश कुमार जी ने जो अपनी राजनीति दिखलाई है, कौशल, राजनीतिक कौशल, वे एनडीए में हैं, लेकिन एनडीए के मीटिंग में ठीक से शामिल नहीं होते हैं। शामिल होते हैं तो बीच से निकल जाते हैं। एक काफी मोल भाव करने में लगे हुए हैं। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री को बहुत हार्ड बार्गेनर जिन्होंने कहा था, वे तो हर कदम पर हमारी इज्जत उतार रहे हैं, यानी कि आदरणीय ट्रंप महोदय हर कदम पर भारत की इज्जत उतार रहे हैं। तो ये कैसे हार्ड बार्गेनर वो रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, तो यह तो जाहिर हो गया। लेकिन नीतीश कुमार जी के बारे में भी कहा जाता है कि ये भी बहुत हार्ड बार्गेनर हैं। तो अभी ये इस बात पर अड़े हुए हैं कि उनको पूरा सीट चाहिए, यानी कि 243 में कम से कम उनको 122 सीट तो चाहिए। तब 122 सीट चाहिए तो 122-120 सीट तो उनको चाहिए। तो अब और उनके नाम की घोषणा भी नहीं हुई है मुख्यमंत्री के रूप में, वो यह भी चाहते हैं कि घोषणा हो जाए। तो ऐसा लगता है कि जो एनडीए है उसमें जो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच में सीटों का बंटवारा कुछ इस तरह से होगा, और फिर यह कहा जाएगा कि बाकी जो सहयोगी दल हैं, जो घटक दल हैं एनडीए के, उनमें से कुछ को नीतीश कुमार जी अपने कोटे से दे दें, और फिर भारतीय जनता पार्टी भी कुछ दलों को अपने कोटे से दे दे। यानी कि ये जो सीटों का जो बंटवारा होगा, ये सीधा न होकर के एक केंद्रीय एनडीए की तरफ से न होकर के इनके दो प्रमुख घटक दलों के माध्यम से होगा। और तो इससे एक दरार तो दिखी जाती है कि जो एनडीए है वह मिलकर तो लड़ रहे हैं, लेकिन अलग अलग उनकी स्थिति बनी हुई है, अलग अलग ढंग से अपनी राजनीति साधेंगे। तो कुल जमा मिला करके ये खेला चल रहा है। अब बिहार की राजनीति में देखिए कि जो तमाम के बावजूद जो जनगणना, जाति जनगणना का रिकॉर्ड पिछली बार बना था, सर्वेक्षण हुआ था, जाति जनगणना तो या जनगणना तो केंद्र सरकार ही करा सकती है, जिसकी मांग बार बार राहुल गांधी उठाया और कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी का और तेजस्वी यादव जी का भी समर्थन रहा है। लेकिन पिछली बार जब वो आए थे महागठबंधन की सरकार में, तो उन्होंने जाति सर्वेक्षण करवाया था, इसमें आर्थिक सर्वेक्षण आदि आदि भी था। हालांकि राहुल गांधी ने इसे अपर्याप्त माना, इसे उपयुक्त नहीं माना है, कहा है कि इससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है, और इसका जो वास्तविक लाभ होना था वो जाकर के अटक गया है, क्योंकि इसको 9वें अनुसूची में नहीं डाला गया है और कोर्ट का इसमें दखल हो गया है, तो वो उस ढंग से कार्यकारी भी नहीं हुआ है। तो वो आधी अधूरी बात है। लेकिन उससे जो कुछ चीजें साफ समझ में आती है वो ये है कि ईबीसी का, यानी कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास जो लोग हैं, उनकी संख्या सबसे ज्यादा 36% है, और ओबीसी की संख्या 27% के आसपास है, और लगभग 16-17% के आसपास माइनॉरिटी का भी वोट है। तो ये मोटा मोटी वोटों का बंटवारा है, ये मैंने जमातों के बीच का। और कहते हैं कि उसे होता है, पूरे देश में इनका असर होता है, जो सिर्फ राजनीतिक कारण नहीं, कुछ सामाजिक कारण भी और कुछ सांस्कृतिक कारण भी, और यहाँ तक कुछ मजहबी कारण भी, जिससे ये सब निर्धारित होता है मतदान की प्रक्रिया। तो जाहिर है कि इसमें अब बहुत सारे फैक्टर हैं। तो इसमें जो इसमें घटक दल हैं, उसमें जो जनसुराज पार्टी है प्रशांत किशोर जी की, वो भी काफी एक्टिव है।
वो भी ताल ठोक रहे हैं। हालांकि उनकी आवाज में जितना वो जोरदार आवाज लगाते हैं, सुर ताल उतना उनका मिलता नहीं है। तो उनकी असली हैसियत क्या है, उनकी आवाज की असली ताकत क्या है, यह तो नतीजा आने के बाद ही पता चलेगा, जब उसका विश्लेषण किया जाएगा। लेकिन ऐसा लोग मान के चल रहे हैं कि वो सीटों को कुछ प्रभावित करने की स्थिति में रहेंगे। तो पुराने पॉलिटिकल मैनेजर, और पॉलिटिकल मैनेजर के रूप में उनकी ख्याति जरूर रही है, लेकिन एक पॉलिटिकल मैनेजर होना और पॉलिटिकल लीडर होने में काफी अंतर है। तो देखा जाए कि उसका क्या होगा। उधर ओवैसी साहब हैं, अभी ओवैसी साहब बीमार हैं, अभी प्रतिनिधिमंडल में विदेश गए हुए हैं। पहलगांव के संदर्भ में जो हमारी कार्रवाई हुई, जो राजनीतिक गतिविधि हुई है, उसमें जो विदेश में भेजा गया है, सर्वदलीय सभी दल के सांसदों को भेजा गया है भारत की छवि सुधारने के लिए, भारत के बारे में दुनिया को बताने के लिए। क्योंकि आप जानते हैं कि इस पूरे प्रकरण में भारत लगभग अकेला पड़ गया, और उसके साथ कोई न तो खड़ा हुआ सीधे रूप से, प्रत्यक्ष रूप से, न अप्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से भी, क्योंकि रूस इस स्थिति में है नहीं, और अमेरिका का तो जानते ही हैं, भारत को बेइज्जत करने का, इसके प्रधानमंत्री को परेशानी में डालने का राजनीतिक रूप से कोई मौका छोड़ता नहीं है। और अमेरिका के बिना कोई यूरोपीय कंट्री हमारे साथ खड़ी हो नहीं सकती है। उधर पाकिस्तान के साथ अजरबैजान और तुर्की महत्वपूर्ण रूप से खड़े हो गए, और चीन का तो कहना ही क्या, उनका तो समर्थन है ही पाकिस्तान को। तो कुल मिलाकर के ऐसी स्थिति बनी कि भारत जो है सो बिल्कुल अलग थलग जैसा पड़ गया है। हमारा डिप्लोमेटिक फेल्योर या जो भी है वो हमारा है, लेकिन ये डिप्लोमेसी का फर्क तो रहा है। इतने देशों की यात्राएं हमारे प्रधानमंत्री ने की, और मुक्त कंठ से सबों ने उनकी प्रशंसा की। उनको भी ये धोखा हुआ कि उन्हें विश्व गुरु माना जा रहा है, सभी लोग उनको अपना लीडर मान रहे हैं, प्रभावी मान रहे हैं। एक समय तो ऐसा भी आया था कि रूस और यूक्रेन के बीच की लड़ाई को रोकवाने का दावा भी उन्होंने किया था, उसकी पहल भी की थी। और ये इतना महत्वपूर्ण युद्ध था कि ट्रंप महोदय ने भी अपने चुनावी भाषण में कहा था कि उनके सत्ता में आते ही 1 सप्ताह के अंदर में युद्ध को रोक देंगे, लेकिन वो कर नहीं पाए अब तक कुछ। और टेरिफ और दिस और दैट को करते रहे, उसमें भी आगा पीछा होता रहा। लेकिन ऐसा उन्होंने बार बार 8 बार 9 बार कई बार कह करके उन्होंने ये धौंस दुनिया में जमाने की कोशिश की है कि भारत पाकिस्तान के बीच में जो तनाव हुआ, जो संघर्ष हुआ, उसमें सीज फायर करवाने में उनकी भूमिका है। उनके ट्रेड बात से कि वार और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकता है, ये कन्फ्लिक्ट ये बंद कीजिए, ये संघर्ष, और उसके बाद हम आपके साथ ट्रेड करेंगे। तो ट्रेड की बात करके उन्होंने उसको रोका था। तो उसमें डेलीगेट में ये लगा कि जो है सो हमारे जो डेलीगेशन यहाँ से गए हैं, जो सर्वदलीय सांसद लोग गए हैं, ओवैसी साहब भी उसमें हैं, और वो वहां विदेश में जाकर के बीमार पड़ गए हैं, उनका इलाज चल रहा है। हम उनके शीघ्र स्वास्थ्य की कामना करते हैं। वे महत्वपूर्ण, हमारे लोकतंत्र के महत्वपूर्ण नेता है। देखिए, संख्या बल तो अपनी जगह पर है, लेकिन ये मानने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए कि पढ़े लिखे और कई समझदार लोगों में से, कई समझदार राजनीतिज्ञों में से एक वे भी हैं। भले ही उनका फैसला अपने ढंग से होता हो, लोग उससे सहमत असहमत होते रहे हों, उनके बारे में जो कुछ भी कहा जाता हो, लेकिन वो महत्वपूर्ण नेता तो नहीं। तो उनका भी पिछले बार उन्होंने बिहार में, जब सीमांचल के इलाके में उनका जबरदस्त प्रभाव था, तो सुना जा रहा है कि वे भी बिहार में काफी सक्रिय होंगे। मांझी जी तो खैर है ही, अब जो हम पार्टी है उनकी, तो अब अवामी पार्टी जो है उनकी, तो अब उसके साथ ही एक IP गुप्ता की भी पार्टी आ गई है, आजाद समाज पार्टी की भी भूमिका होगी, और भी बहुत सारे लोगों की भूमिका हो सकती है। हो सकता है कि BSP भी इस चुनाव में आ जाए, अभी तक तो पूरा साफ नहीं है, लेकिन लोगों को लग रहा है। तो काफी हलचल है, और इधर NDA में के साथ ही साथ इंडिया में भी हलचल है, और इंडिया के बाहर के लोगों में भी हलचल है। और महागठबंधन में कांग्रेस ने जिस ढंग से अपने आप को पुनर्गठित किया इन दिनों बिहार में, तो उससे लगता है कांग्रेस के प्रति भी लोगों की उम्मीद काफी जगी है। लेकिन कांग्रेस के साथ दिक्कत तो है, यह है कि पिछले कई विधानसभा चुनावों में, लोकसभा के बाद जो विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस की भूमिका कोई बहुत अच्छी, कांग्रेस का परफॉर्मेंस कोई बहुत प्रभावकारी नहीं रहा है। यहाँ तक कि पिछली बार बिहार में भी उसका स्ट्राइकिंग रेट बहुत कम था। तो सीटों को के बंटवारे को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर के RJD के साथ उनका कुछ मामला फंस सकता है, क्योंकि अभी जब वो अपने आप को पुनर्गठित कर रहे हैं, तो जो राजनीतिक यथार्थ है
उसके बाहर जाकर के वो कोई कदम उठा सकते हैं, कोई फैसला कर सकते हैं, कुछ मांग कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से भी और वैसे भी राजनीतिक रूप से राहुल गांधी काफी समझदार हैं। वे किसी भी कीमत पर न तो गठबंधन को क्षति पहुंचने देंगे और न इस चुनाव को हारने देने की स्थिति में है। वो नहीं चाहते कि एनडीए किसी भी तरह से इस बार सरकार बनाने की स्थिति में आए, चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े। तो वो अभी सब कुछ होना है, अभी तो शुरुआत है। तो कुल मिलाकर के स्थिति ऐसी भयावह बनी हुई है कि इसको देखना और इसको विश्लेषित करना क्षण क्षण परिवर्तित हो रहा है। इस बीच में कल प्रधानमंत्री जी फिर बिहार जा रहे हैं, उनका बिहार का दौरा है। और नीतीश कुमार जी जब एनडीए की बैठक में थे तो ऐसा सुना गया कि बैठक के बीच से ही वो चले आए और काफी नाखुश थे, इसलिए कि वहां एनडीए की बैठक में बिहार चुनाव की चर्चा भी नहीं हुई और वो चाहते थे कि नीतीश कुमार जी की उनको एनडीए की उस बैठक में जो दिल्ली में हो रही थी कि उनको बिहार के भावी मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में पेश किया जाए, घोषित कर दिया जाए। अब जिसकी कोई संभावना नहीं बन रही थी, तो वे समझ गए कि उनके साथ खेल खेला जा रहा है, तो वे चले आए थे और सुना जाता है काफी गुस्से में थे। आते ही अपने पार्टी कार्यालय में गया, अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत की। ऐसी सारी मीडिया रिपोर्टिंग है, ऐसे सारे लोग बताते हैं, ऐसा हुआ भी होगा। और विश्वस्त सूत्रों से ये बात है कि वे नाराज हैं। नाराज नहीं है, वे अपने ढंग से अपनी चाल को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित कर रहे हैं। देखिए मामला पूरा फंसा हुआ है, क्योंकि केंद्र सरकार को भी जनता दल यूनाइटेड का समर्थन चाहिए, उसके समर्थन पर सरकार टिकी हुई। लेकिन यह पता नहीं है कि जिन 12 सांसद उनके हैं, अगर वे आर पार की लड़ाई की स्थिति में आ ही जाएंगे, यदि समर्थन वापस लेने की स्थिति में आ ही जाएंगे, तो उनके कितने सांसद उनके साथ आ पाएंगे और कितने भारतीय जनता पार्टी में विलीन हो जाएंगे, जैसा कि होता है। भारतीय जनता पार्टी को तो इसमें महारत हासिल है, वो चीजों को अपने अंदर भुला लेती है, नेताओं को अपने अंदर भुला लेती है। बड़े जोर शोर से चर्चा होती थी कि फलना है भारतीय जनता पार्टी में, फलना है अशोक चौहान जी, बहुत सारे लोग नाम कह लेना, बहुत सारे लोग जाते हैं, जिस समय हम जाते हैं उसमें बहुत बड़े नेता होते हैं, चाहे माधव सिंधिया हो, अशोक चौहान हो, आदि आदि। मेरा नाम बेसी लेना ठीक नहीं है, लेकिन जैसे ही वो उसमें शामिल हो जाते हैं उसके बाद उनकी चर्चा खत्म हो जाती है। ये तो भला हो अजित पवार का को शामिल नहीं हुए, शिंदे का भला हो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जो शामिल नहीं हुए और मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री हो गए। महाराष्ट्र की राजनीति तो बिल्कुल अलग है। देवेंद्र फडणवीस भी मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री हुए थे, एकनाथ शिंदे भी यही हुए। तो अब कहने का मतलब यह है कि वहां से भारतीय जनता पार्टी को इसमें महारत हासिल है, तो भुला लेती है। तो उनका क्या असर रहेगा कहना मुश्किल है। और बिहार में जहां तक सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के समर्थन की जरूरत है, तो बिहार में तो सामने चुनाव ही है, इसलिए यहाँ उनके समर्थन की जरूरत नहीं। तो कौन किसको फंसा लिया है, कौन किस पर किस तरह का दबाव डालने में सक्षम हो रहा है, या किसका दबाव कितना असरकारी है, यह तो अभी सीटों के बंटवारे के समय में पता चल ही जाएगा। ऐसा लगता नहीं कि कोई फोल्ड से बाहर जाएगा, लेकिन जब दो फाक बन ही गया है कि अपने अपने सीट का बंटवारा कर लें, तो अभी तो ये हो रहा है कि संख्या पर है। फिर संख्या में जब चिन्हित किया जाएगा कि किस संख्या में किस जगह से कौन लड़ेगा और किस जगह से भारतीय जनता पार्टी या उनके जो साथ में जो दल रहेंगे वे, और किस जगह से नीतीश बाबू और उनके साथ में जो दल रहेंगे वो लड़ेंगे। तो देखिए ये जो फाक है, ये फाक का असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। पिछले दिनों नीतीश कुमार जी ने उन तमाम मुद्दों पर जिस तरह से समझौता किया और जिस तरह से उन्होंने चूं नहीं की, उन्होंने कोई प्रतिरोध नहीं किया, यह मानने में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीतिक हित है, उनका जो राजनीतिक स्वार्थ है, उनका जो राजनीतिक लक्ष्य है, और जो जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार जी के जो राजनीतिक स्वार्थ है, राजनीतिक लक्ष्य और राजनीतिक हित है, वे दोनों बिल्कुल भिन्न है। न सिर्फ भिन्न है बल्कि एक दूसरे के विपरीत भी है, लेकिन फिर भी साथ चल रहे हैं। सरकार में सहयोगी, विचार में विरोधी, इन नीतियों से भारतीय लोकतंत्र को जो क्षति हुई है, एक से एक मुद्दे आए, लेकिन इनके समर्थक दलों में जरा सी भी गतिविधि नहीं हुई। अब अगर अपनी सत्ता को बचाने के लिए वे किसी तरह का फैसला करते हैं, तो ये उन पर निर्भर करता है कि वे क्या फैसला करते हैं। तो इन तमाम परिस्थितियों के बीच में ये चुनाव हमारे सामने बिहार का है, हम इस पर बराबर नजर हमें रखना चाहिए, क्योंकि बिहार के चुनाव परिणाम का नतीजा पूरे भारत के लोकतंत्र पर पड़ेगा और कई पार्टियों का तो इसमें अस्तित्व ही निर्भर करेगा। और कांग्रेस के लिए तो यह
निश्चित रूप से एक अग्नि परीक्षा का दौर है, क्योंकि लगातार की हार के बाद अगर यहाँ वो सत्ता अपने पक्ष में, अपने गठबंधन के पक्ष में अगर सत्ता आती है, महागठबंधन के पक्ष में अगर बिहार का चुनाव आता है, तो कांग्रेस के लिए भी, एनडीए के लिए, इंडिया के लिए भी और महागठबंधन के लिए भी यह एक संजीवनी का काम करेगा। तो अभी इस पर नजर बनाए रखेंगे। अभी तो इतना ही। नमस्कार। आपसे फिर अनुरोध है कि कृपया इस कार्यक्रम को पसंद करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच में इसे साझा करें। अपनी टिप्पणी जरूर दें, जिससे यह पता चले कि आप क्या सोचते हैं। नमस्कार।